दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कल हमने एक सीरीज शुरू की थी, क्विक रिवीजन की सीरीज। इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लोग गलत करते हैं। ठीक है, खासकर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सीरीज शुरू की गई है जो बॉर्डर लाइन के अभ्यर्थी हैं, जो एक दो नंबर से या एक दो प्रश्नों से बाहर हो जाते हैं। और आपने सुना होगा कि लोग अक्सर परीक्षा के बाद यह चर्चा करते हैं कि हम आसान प्रश्नों की गलतियों से बाहर हो गए, आसान प्रश्नों की गलतियां नहीं बचा पाए। यह बात सही है कि अगर आप परीक्षा में आसान प्रश्नों को गलत करेंगे, आसान प्रश्न से आशा यह है कि जो एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, अगर वही प्रश्न दोबारा परीक्षा में पूछा जा रहा है और उसको आप गलत करते हैं तो वह आसान प्रश्न है और उसकी गलती अक्षम्य है और वह आपको परीक्षा से बाहर कर सकती है, भारी पड़ सकती है आपके ऊपर। तो ऐसे ही अभ्यर्थियों के लिए ये सीरीज हमने शुरू की है और इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो अक्सर यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा जाता है और अक्सर गलत होता है, कंट्राडिक्शन वाली जगह हैं या ऐसी जगह हैं जहां हम लोग ध्यान नहीं देते। तो इस सीरीज के लिए कल हमने एक वीडियो डाली थी, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। ऐसे हम केवल 4-5 वीडियो ही लाएंगे, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं लाएंगे। कम से कम 100-150 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम गलत करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों को हमने सिलेक्ट किया है। चूंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, मैं खुद एक प्रतियोगी छात्र हूँ और मैं परीक्षा में शामिल होता हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न गलत होते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हमने सिलेक्ट किया है और जब आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा तो उसके बाद हमको जरूर बताइएगा कि जो बात मैंने अभी कही है यह बात सही है कि नहीं है, कि यहाँ से प्रश्न आते हैं कि नहीं और गलत होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बॉर्डर लाइन के अभ्यर्थियों के लिए और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो पहली बार पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं और ऐसे भी अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास समय नहीं मिला, तेजी से जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहराना चाहते हैं, उसके लिए ये हमारी सीरीज है। और आप पूरी वीडियो देखिए और बाद में अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए कि क्या जो जितनी बातें मैंने कही वो बातें सही है कि नहीं है। और हाँ, अगर आप दोबारा इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे जब मन चाहे दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है ना, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना और ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो देखिए जो मौलिक कर्तव्य नहीं वो कौन सा है, वो ये है सी ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको पता है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51 क में, किसमें, अनुच्छेद 51 क और भाग कितना है, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और अभी तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं इसमें, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह जो है, माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और यह कब शामिल किया गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो यह इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। यह सीधे क्या है, अनुच्छेद 49, क्या है, अनुच्छेद 49 के तहत ये सीधे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। कौन सा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है ना, तो यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है ना, तो बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना यह मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, तो यह कथन तो सही है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जबकि जो ब्रिटिश राजा होता है उसका निर्वाचन नहीं होता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, आनुवंशिक होता है। ठीक है ना, तो जो भारत का राष्ट्रपति है वह निर्वाचित होता है और ब्रिटिश का राजा वंशानुगत होता है, तो यह सही है। ठीक है, कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से लिया गया है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो देखिए यह तो बिल्कुल नहीं सही है क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वह वास्तविक प्रमुख होता है। क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है ना, तो यह दोनों में अंतर है।
तो देखिए कथन कारण का ये प्रश्न बहुत आसान सा है, लेकिन गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा है। देखिए भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल सही है। और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, यह गलत है। कारण क्योंकि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है ना, तो यह भिन्न है। तो इसी कारण ए सही है और जबकि आर गलत है। ठीक है ना, ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल क्या है? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। आपको बताना है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है वाराणसी में। ठीक है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल जो व्यापार सुविधा केंद्र है यह वाराणसी में स्थित है। और देखिए इसकी आधारशिला वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। ठीक है ना, इसकी आधारशिला वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और यह जो है 2017 में बनके तैयार हो गया है। 2017 में इसका उद्घाटन हो गया। तो प्रथम जो दीनदयाल हस्तकला संकुल है यह जो है वाराणसी में स्थित है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसे याद रखिएगा कि नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का आशय है कि ऐसे जिले जो पीछे रह गए हैं विकास की धारा में, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह वर्ष 2018 में की गई थी। कब की गई थी? आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और देश भर में कुल 112 जिले आकांक्षी जिले के अंतर्गत आते हैं और इसका उद्देश्य है ये 112 जिले जो है विकास की धारा में पिछड़े रह गए हैं, इनको आगे ले जाने के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है। अब उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कुल कितने जिले हैं? तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के इसमें शामिल हैं। 8 का नाम याद रखना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन से हैं? मैं आपको नोट करा देता हूं। देखिए सोनभद्र है, कौन है? सोनभद्र है, फतेहपुर है, सोनभद्र फतेहपुर है। उसके बाद है सिद्धार्थनगर, सोनभद्र फतेहपुर सिद्धार्थनगर और चित्रकूट। सिद्धार्थनगर के बाद कौन है? चित्रकूट है। चित्रकूट के बाद कौन है? चंदौली है। ठीक है, चित्रकूट के बाद है चंदौली। चंदौली के बाद है बलरामपुर। क्या है? बलरामपुर है। उसके बाद क्या है? बहराइच है, बलरामपुर बहराइच है। और उसके बाद श्रावस्ती। ठीक है ना, श्रावस्ती है। तो ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। तो ये 8 जिले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर ये परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, देश भर में कुल 112 जिले आकांक्षी जिलों के अंतर्गत शामिल हैं, यह 112 भी याद रखिएगा। वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। आपको बताना है कि जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ? तो देखिए वर्ष 1994 है। वर्ष 1994 में जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। अब देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जब बच्चे जो है, बच्चों को सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना। क्या है? सर्वसुलभ उपलब्ध कराना शिक्षा को, हर जगह शिक्षा का दायरा बढ़ाना। साथ ही जो स्कूल छोड़ने की दर थी बच्चों को, उसको कम करने के लिए, लिंग भेद की दर कम करने के लिए कि लड़कियों को लोग स्कूल नहीं भेजते थे, लड़कों को भेजते थे, साथ ही बच्चों की व्यवहारिक समझ बढ़ाने के लिए जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1994 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेडियो धर्मी प्रदूषण से निम्नलिखित में से प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? अब देखिए रेडियो धर्मी प्रदूषण से संबंधित कथन आपको बताना है कौन कथन सही है। तो देखिए यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन ला सकता है। तो हाँ, रेडियो धर्मी प्रदूषण से पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाया जा सकता है, ला सकता है वह, तो यह भी सही है। अब देखिए यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तो देखिए यह मृदा में विद्यमान खनिजों को असंतुलित नहीं करता है। ठीक है, साथ ही यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। जी हाँ, जो रेडियो धर्मी प्रदूषण है उससे रक्त संचार में व्यवधान आ सकता है और यह कैंसर पैदा करता है। यह आप बहुत सुने होंगे कि रेडियो धर्मी प्रदूषण से लगातार उसके संपर्क में रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो देखिए 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। 1, 3 और 4 सही है। इस प्रश्न को याद रखिएगा।
फिर से इसको दोहरा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भीतरकनिका गरान के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यह भीतरकनिका जो गरान है इसके संबंध में नंबर 1, यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। ठीक है, तो वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों की डेल्टा में यह स्थित नहीं है, बल्कि यह किसमें स्थित है? यह ब्रह्माणी नदी, वैतरणी नदी और महानदी की डेल्टा में स्थित है। किसमें? और महानदी की डेल्टा में स्थित है। ठीक है ना, तो यह ऑप्शन गलत है, डेल्टा में स्थित है। देखिए भीतरकनिका जो गरान है ये वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों की डेल्टा में स्थित है, यह गलत है। यह ब्रह्माणी, वैतरणी और महानदी की डेल्टा में स्थित है, यह सही है। दूसरा, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में नहीं स्थित है, बल्कि यह कहाँ है? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है, पश्चिम बंगाल में अवस्थित नहीं है। तो इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों गलत है, इसका मतलब न तो 1 और न ही 2। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, न तो 1 न ही 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, कथन है, और कारण है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो देखिए जो लिम्नेटिक क्षेत्र होता है यह वास्तव में पानी का खुला क्षेत्र होता है और यहाँ पादप प्लवक की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, तो अधिकता में वृद्धि करते हैं, यह बात सही है, तो कथन 1 सही है। और लिम्नेटिक क्षेत्र जो है पानी का खुला क्षेत्र होता है, तो यह भी सही है। ठीक है, लेकिन यह दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो कथन और कारण सही है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए लिम्नेटिक क्षेत्र में जो पादप प्लवक होते हैं वो अधिकता में वृद्धि करते हैं, यह सही है। साथ ही लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, इसलिए ये जो पादप प्लवक होते हैं ये अधिकता में वृद्धि करते हैं, तो ये दोनों सही है। देखिए जो पादप प्लवक होते हैं वो एक सूक्ष्म जीव होते हैं और जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो वृद्धि होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो चूंकि ये खुला क्षेत्र होता है इसलिए इनमें जो इनकी वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक इसी कारण से अधिकता में वृद्धि करते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक है ना, तो कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का नवा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, बिल्कुल सही है। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक होता है, यह भी सही है। नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ होता है, देखिए रबड़ नियोप्रिन जो होता है यह विशिष्ट रबड़ होता है, यह भी सही है। रेयान रूपांतरित स्टार्च होता है, यह गलत है। रेयान क्या है? रेयान एक विनिर्मित फाइबर है। क्या है? यह एक विनिर्मित फाइबर है। ठीक है ना, विनिर्मित फाइबर है, इसलिए यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। यह एक विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों से या वृक्ष से या किसी कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, और यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, तो इसलिए यह सही है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यह अक्सर लोग गलत करके चले आते हैं, और चूंकि इतनी बड़ी परीक्षा है इसमें 1 नंबर, आधा नंबर, दशमलव नंबर बहुत होता है, और ऐसे में एक पूरे प्रश्न को गलत कर देना ये जान लीजिए आत्महत्या के बराबर है। इसीलिए हमने इस सीरीज को शुरू किया है ताकि कोई भी आसान गलती आपसे न होने पाए और आप आसान गलतियों से उबर के अपना स्कोर जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकें। ठीक है ना, और ये संदेह खत्म हो जाए कि प्री परीक्षा में होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हमने यह सीरीज शुरू की है। आपका जो अनुभव है इस सीरीज के संबंध में वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए थायमीन से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। विटामिन डी से क्या होता है? सूखा रोग होता है, यह भी सुमेलित है। विटामिन के से बंध्यापन नहीं होता है। ठीक है ना। नियासिन से क्या होता है? पेलाग्रा होता है, तो यह भी सही है। ठीक है ना। अब देखिए जो थायमीन है यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, यह बिल्कुल सही है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो कैल्सीफेरॉल से क्या होता है? इससे सूखा रोग हो जाता है, जैसे बच्चों में रिकेट्स भी होता है। क्या है? बच्चों में रिकेट्स भी होता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है इसी से।
वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है और बच्चों में रिकेट्स होता है, यह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, अब देखिए विटामिन के बंध्यापन दिया है। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन होता है। क्या है, फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और इससे क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता है इससे। अब देखिए बंध्यापन जो होता है, बंध्यापन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं और विटामिन ई की कमी से बंध्यापन रोग होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, विटामिन ई की कमी से बंध्यापन रोग होता है और इसे टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला है नियासिन। नियासिन क्या है, विटामिन B5 को जो है विटामिन बी थ्री को नियासिन, इसे निकोटिनामाइड भी कहते हैं। क्या है, निकोटिनामाइड भी इसे कहते हैं और इसे नियासिन भी कहते हैं। तो विटामिन B3 से क्या होता है, इससे पेलाग्रा रोग हो जाता है ना। पेलाग्रा क्या होता है, पेलाग्रा क्या होता है, तो देखिए पेलाग्रा जो है एक प्रकार का चर्म रोग है। ठीक है, चर्म रोग है, जैसे दाद खाज खुजली होती है, जैसे दाद होती है, तो पेलाग्रा एक तरह का चर्म रोग है और यह जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है ना, तो विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं या निकोटिनामाइड कहते हैं। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कथन है, देखिए कथन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। उसका कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखिए जो खतरे का सिग्नल है वह लाल रंग का बनाया जाता है, यह बिल्कुल सही बात है। और उसका जो प्रमुख कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और जब इसका प्रकीर्णन कम होता है तो यह ज्यादा फैलता नहीं है, वायु के कणों में वायु में विकिरित कम होता है, इस कारण यह दूर से दिखाई देता है। ठीक है ना, इसी कारण जो खतरे का रंग है, खतरे का सिग्नल है वो लाल रंग का बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है ना, तो देखिए इसका कथन और कारण दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित है। देखिए दिया है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में है, तो बोथनिया की खाड़ी देखिए फ्रांस में है, नहीं गलत है, बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में नहीं है। तो कहाँ है बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी है स्वीडन व फिनलैंड के बीच में है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी कहाँ है, स्वीडन व फिनलैंड के बीच में है। बैफिन की खाड़ी कहाँ है, बैफिन की खाड़ी है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच। बैफिन की खाड़ी कहाँ है, कनाडा व ग्रीनलैंड के बीच में बैफिन की खाड़ी स्थित है, यह भी याद रखिएगा। फिर कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ है, तो कारपेंट्रिया की खाड़ी है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, यह याद रखिएगा। और टोनकिन की खाड़ी है वियतनाम, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बोथनिया की खाड़ी कहाँ है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है, फ्रांस नहीं है। बैफिन की खाड़ी कनाडा व ग्रीनलैंड के बीच में है, इसमें अर्जेंटीना नहीं है। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, इसमें कनाडा नहीं है। जबकि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम में है, तो यह डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, इसे याद रख लीजिएगा, एकदम ध्यान से इसे देख लीजिएगा। अब देखिए हरमुज जलसंधि के बारे में पूछा है कि हरमुज जलसंधि कहाँ पाई जाती है। तो हरमुज जलसंधि किसमें पाई जाती है, हरमुज जलसंधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में पाई जाती है हरमुज जलसंधि। ठीक है ना, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में क्या पाई जाती है, हरमुज जलसंधि पाई जाती है। अब देखिए अरब सागर एवं लाल सागर के मध्य क्या पाया जाता है, यह अरब सागर एवं लाल सागर के मध्य क्या पाया जाता है, बाब अल मंदेव। क्या है, बाब अल मंदेव जलसंधि यहाँ पाई जाती है। किनके बीच में, अरब सागर एवं लाल सागर के बीच। अगर काला सागर के साथ मरमरा सागर जोड़ दीजिए, कारा सागर के साथ मरमरा सागर जोड़ दीजिए, तो यहाँ एक जलसंधि बनती है जिसे कहते हैं बासपोरस जलसंधि। क्या है, बासपोरस जलसंधि। बासपोरस जलसंधि बनती है यहाँ काला सागर और मरमरा सागर के बीच। ठीक है, और फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच हरमुज जलसंधि पाई जाती है, जबकि अरब सागर एवं लाल सागर के बीच बाब अल मंदेव जलसंधि पाई जाती है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा इटली में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्वत इटली में स्थित है। तो देखिए AP9
AP9 पर्वत जो है यह इटली में स्थित है और इसका विस्तार जो है संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1350 वर्ग किलोमीटर है, 1350 किलोमीटर है। और जो इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट कोर्नो ग्रांडे। क्या है? माउंट कोर्नो ग्रांडे इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। तो कौन सा इटली में अवस्थित है? तो AP9 जो पर्वत श्रेणी है ये इटली में स्थित है। इसकी पूरी लंबाई है 1350 किलोमीटर और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोर्नो ग्रांडे। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इनमें से कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ऑप्शन है पेरेनीज, AP9 है, कार्पेथियान है और ब्लैक फॉरेस्ट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन राइन नदी के किनारे है। तो देखिए राइन नदी के किनारे क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वह राइन नदी के किनारे स्थित है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि राइन नदी के किनारे स्थित कौन सा पर्वत है, तो वह ब्लैक फॉरेस्ट है और यह एक ब्लॉक पर्वत भी है, इसे भी याद रखिएगा। क्या है? ब्लॉक माउंटेन है, यह भी याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको कुछ खाने दी गई हैं और उन खानों के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए बैलाडीला दिया है मध्य प्रदेश, कमानगुंडी दिया है कर्नाटक। तो देखिए बैलाडीला कहाँ है? मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और लौह अयस्क की खान है, इसे याद रखिएगा। कमानगुंडी कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है, यह भी लौह अयस्क की खान है। सिंहभूमि झारखंड में है, यह भी लौह अयस्क की खान है, ठीक है, यह सही है। और मयूरभंज उड़ीसा में है, यह भी सही है। तो बैलाडीला मध्य प्रदेश में न होकर के छत्तीसगढ़ में है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुछ परियोजनाएं दी हैं और वो किस नदी पर स्थित है यह भी दिया गया है, तो इसे मिलान करना है। तो देखिए दुलहस्ती चिनाब नदी पे दिया है, तो यह बिल्कुल सही है, दुलहस्ती चिनाब पे स्थित है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पे स्थित है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध, तो नागार्जुन सागर किस पे है? कावेरी पे बिल्कुल नहीं है, कृष्णा नदी पे है, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पे है, कावेरी पे नहीं है। जबकि उकाई जो है ताप्ती नदी पे स्थित है, तो इसमें नागार्जुन सागर वाला ऑप्शन सही होगा। यह कावेरी पे न होकर कृष्णा नदी पे स्थित है, तो इसका सही सुमेल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तमरिया जनजाति। तमरिया जनजाति के बारे में पूछा गया है। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए तमरिया जनजाति जो है यह भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है, ठीक है ना। झारखंड में तमरिया जनजाति पाई जाती है। इसके बारे में यही इतना इंपॉर्टेंट है कि यह कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में पाई जाती है, बस इतना याद रखिएगा, पर्याप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो आपको बताना है कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। तो कुमायूं हिमालय स्थित है सतलज और काली नदी के बीच में, सी ऑप्शन सही है। कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। देखिए हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हिस्से हैं? तो देखिए सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है पंजाब हिमालय। क्या है? सिंधु और सतलज के बीच में क्या स्थित है? पंजाब हिमालय स्थित है, ठीक है। और सतलज और काली के बीच में क्या स्थित है? यह कुमायूं हिमालय स्थित है, ठीक है ना। कुमायूं हिमालय, इसे ऐसे ही याद रखिएगा। अगला है काली और तीस्ता, ठीक है। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तो यह हिमालय स्थित है नेपाल हिमालय, ठीक है ना। काली और तीस्ता के बीच में क्या है? नेपाल हिमालय स्थित है। और तीस्ता और दिहांग, दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सी वो स्थित है? यह स्थित है असम हिमालय, ठीक है ना, असम हिमालय। तो ये सभी हिमालय को याद रखिएगा, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, कभी इनका मिलान करने को दे देता है, कभी एक ही पूछता है। तो देखिए कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में पाया जाता है, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में पाया जाता है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय मिलता है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग के बीच में असम हिमालय मिलता है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 19 प्रश्न। 20वां प्रश्न कहीं मिस हो गया है, नहीं आ पाया है, तो अभी के 19 प्रश्न ही है। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट में यह जरूर लिखिएगा कि जो हमारा उद्देश्य है आसान प्रश्नों की गलतियों को बचाना, क्या मैं उसमें सफल रहूंगा? क्या इन प्रश्नों का लेवल इसी तरह का है जो अक्सर पीसीएस की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में पूछे जाते हैं?
आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और आपको इससे कितना लाभ मिला यह जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। और हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी जीएस के ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें भी इस वीडियो को देखना चाहिए कि जीएस के जो प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 प्रश्न में पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इन प्रश्नों की जो ये पीडीएफ है इसको लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां इन प्रश्नों की पीडीएफ पड़ी है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।